हाय गाइस, माय नेम इज़ अमोल और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी रिफॉर्म्स 2.0। क्या है ये यूपीएससी रिफॉर्म्स 2.0? उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो गाइस, आप सबको पता होगा कि सिविल सर्विसेज बैकबोन होती है हमारे कंट्री की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए। तो अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चले तो यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे एक्सपर्ट्स और ब्यूरोक्रेट्स ने रिफॉर्म्स सजेस्ट किए हैं यूपीएससी के लिए। तो एस क्यों क्यों रिफॉर्म सजेस्ट किए हैं, उसका रीज़न ये है कि एस्पिरेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है साल दर साल। पहले हमें पता था कि 10 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, लेकिन अभी 12 से 13 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो इस एग्ज़ाम का डिमांड साल दर साल बढ़ते ही जा रहा है। अगर हम ये एग्ज़ाम देते हैं तो मिनिमम हमें 1 साल का प्रिपरेशन करना ज़रूरी होता है। तो आपको पता ही होगा कि इस एग्ज़ाम में प्रीलिम्स होते हैं, मेंस होते हैं और इंटरव्यू होता है, राइट। सो 1 से लेके 2 साल तक आपका पूरा इस एग्ज़ाम में इन्वेस्ट हो जाता है। तो कोचिंग इंडस्ट्री का जो डोमिनेशन है इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, उसे भी कहीं ना कहीं हमें कम करना बहुत ज़रूरी है। आई नो गाइस कि मैं खुद यूपीएससी पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी जो सच है वो सच है कि जो डोमिनेशन आज कोचिंग इंडस्ट्रीज़ का है, उसको अगर कहीं ना कहीं कम किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसीलिए जो आरबीआई के गवर्नर है डी सुब्बाराव और डिफरेंट थिंक टैंक्स जो है हमारे कंट्री के, उन्होंने रिफॉर्म्स सजेस्ट किए हैं और उसे कहा गया है यूपीएससी 2.0। तो आपने देखा होगा कि इस स्लाइड में मैंने क्या कहा आपको कि देखिए, राइजिंग नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स है वो हमने डिस्कस कर लिया। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड मतलब मैंने आपको कहा ना अभी कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी में 1 से 2 साल आपके चले जाते हैं। और आउटडेटेड इवैल्यूएशन मैकेनिज़्म, इसके ऊपर हम लोग आगे स्लाइड में और डिस्कस करने वाले हैं गाइस। तो चलिए देखते हैं आगे कि व्हाट इज़ यूपीएससी 2.0। अभी यूपीएससी 2.0 में क्या है ना कि सीरीज़ ऑफ प्रपोज्ड रिफॉर्म्स थिंक टैंक ने दिए हैं, जैसे कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस को और ज़्यादा स्मूथ बनाया जाए एंड ओपन टू मिड करियर प्रोफेशंस के लिए ये ओपन कर देना चाहिए। देखिए, ये वाला पॉइंट मैं बता रहा हूँ, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की एज 35 से लेके 38 है, तो उस बीच के लोग क्या यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्योंकि गाइज, अगर बहुत सारे लोगों ने जब एमबीए किया हुआ होता है या बहुत सारे आईआईएम से जो ग्रेजुएट्स होते हैं, जब उन्हें 10 साल से लेके 12 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो वो क्या एंट्री ले सकते हैं इस सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन में, मतलब मिड करियर प्रोफेशंस के लिए ओपन हो सकता है क्या ये। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को और एफिशिएंट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो मैंने यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट मेंशन किया है ना गाइस, एज एंड अटेम्प्ट, कितना एज एंड कितने अटेम्प्ट अप्रोप्रिएट है, ये मैं आगे के स्लाइड में आपको बताऊंगा। इस स्लाइड में हमारा मोर एफिशिएंट बनाना सिस्टम का एंड मिड करियर प्रोफेशनल्स के लिए ये ओपन करना, ये डिस्कस करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी था। आगे बढ़ते हैं गाइस और सोचते हैं कि वाई दिस मैटर्स। अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि हर साल 10 लाख से ज़्यादा बच्चे इस एग्ज़ाम में प्रिपरेशंस के लिए आते हैं। अभी तो नंबर 12 से लेके 13 लाख के घर के बीच में चला गया है कि इतने लोग इसको अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन अटेम्प्ट करते हैं तो क्या हुआ गाइस, इसमें जो पास आउट है वो सिर्फ 700 से लेके 800 या हज़ार तक स्टूडेंट्स होते हैं जो इसको क्वालिफाई कर पाते हैं। इसीलिए ये रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेन क्वेश्चन क्या है ना गाइस कि एग्ज़ाम का जो स्ट्रक्चर है, क्या वो फिट है अभी भी 2025 में? क्या 2025 में भी जो पुराना एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर है, क्या वो फिट है? क्या उसको चेंज करने की ज़रूरत है? तो आंसर है हाँ, चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन चेंजेस बहुत सारे लेवल्स पे आएंगे, मतलब ग्रास रूट लेवल से लेके टॉप टियर लेवल तक ये चेंजेस आएंगे। तो क्या हर एक इंसान रेडी होगा इस चेंज के लिए, ये ज़्यादा मैटर करता है। देखिए, आगे के स्लाइड में हम लोग बताते हैं
कि यूपीएससी की हिस्ट्री क्या है। 1984 में लॉर्ड मैक्यूले ने इसको लाया था, ओपन किया था सारे इंडियंस के लिए। लेकिन जो ये ओपन किया था ना गाइस, ये जस्ट ऑन पेपर ओपन किया था, क्योंकि ये इतना टफ था। सिर्फ पेपर पे ये सबके लिए इजी लग रहा था, लेकिन एक्चुअल में बहुत टफ था। मतलब जब इंडियंस के लिए ये ओपन किया गया था लॉर्ड मैक्यूले के द्वारा, तो ये ऐसा था कि एग्ज़ाम देना है तो सिर्फ लंदन में जाके ही देना है, और ये सारे प्रॉब्लम्स हुआ करते थे। फिर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि इस एग्ज़ाम को देने का अपर लिमिट 23 ईयर्स होना चाहिए, क्योंकि जब लॉर्ड मैक्यूले ने इसको ओपन किया था तो अपर एज लिमिट 19 ईयर्स का था। 19 ईयर्स, सोचो गाइस कितना कम एज लिमिट है, अपर एज लिमिट। उसको 1885 में बढ़ा के 23 ईयर्स कर दिया। तो ये एक हिस्ट्री है यूपीएससी की रिफॉर्म्स की, कि यूपीएससी में रिफॉर्म्स आते तो है मगर बहुत देर के बाद, बहुत लेट आते हैं। देखिए, वाई यूपीएससी नीड्स रिफॉर्म्स। आज तक यूपीएससी में सिर्फ 2 बार ही रिफॉर्म्स आए हैं पिछले 50 सालों में। एक था कोठारी कमेटी का और एक सी सैट वाला। तो देखिए, कोठारी कमेटी ने क्या सजेस्ट किया था कि 3 टियर सिस्टम होना चाहिए, प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू। ये पर्सनालिटी टेस्ट मतलब ही इंटरव्यू है गाइस। तो ये है। अभी करंट इश्यूज़ क्या क्या है। लॉन्ग प्रिपरेशन टाइम, 2-2, 3-3 साल चले जाते हैं। हाई कोचिंग डिपेंडेंसी गाइस, अगर आपने देखा होगा तो जो कोचिंग सर्स है, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है इंडिया में, उनके पास इतना नॉलेज है, इतना लर्निंग कर्व है कि उनके गाइडेंस में ये एग्ज़ाम इजीली हम लोग कवर कर पाते हैं। लेकिन उनका क्या, जिनके पास पैसा नहीं है, उनका क्या, जो गरीब है, वो कहाँ से अफोर्ड करेंगे। तो ये जो हाई कोचिंग डिपेंडेंसी है उसको कम करना है। और बहुत बार क्या होता है ना गाइस, लेट एंट्री करते हैं बच्चे, 28 से लेके 30 साल की उम्र में इसको एंटर करते हैं और उनके 10-10 साल चले जाते हैं। मतलब 40-42 की एज तक भी वो लोग प्रिपेयर ही करते रह जाते हैं। तो क्या हो रहा है ना, इस वजह से स्किल मिसमैच हो रहा है विद मॉडर्न गवर्नेंस। सो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि रिफॉर्म्स आने चाहिए यूपीएससी के अंडर, और ऐसे रिफॉर्म्स आने चाहिए जहाँ पे स्किल मिसमैच ना हो, बच्चे लोग की लेट एंट्री ना हो, और हायर कोचिंग डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जानी चाहिए। और जो इतना लॉन्ग प्रिपरेशन टाइम है ना, उसको भी कम कर देना चाहिए। ये ऐसा एक रिफ़ॉर्म लाने के पीछे की मंशा है। तो अगर हम लोग एक जर्नी देखें अनइम्प्लीमेंटेड रिफॉर्म्स की, तो रिफॉर्म्स तो 1955 में भी सजेस्टेड थे, 1976, 1989, 2001, 2004, 2008। यहाँ पे अपर एज लिमिट के बारे में बात की गई है गाइस, कि अपर एज लिमिट क्या होनी चाहिए। 21 से लेके 23 साल 1955 में, 26 साल 1976 में, वापस 26 साल 1989 में, और 2008 में इसको 25 साल अपर एज लिमिट कर देने की रिकमेंडेशन थी। लेकिन हुआ क्या, 2014 में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया एंड अपर एज लिमिट इंक्रीज़ हो गई। और करंटली ये अपर एज लिमिट कितनी है, 32 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए ये 32 ईयर्स है। तो क्वेश्चन आता है गाइस कि व्हाट्स द नीड ऑफ फिक्सिंग। आज क्या इशू है, टैलेंट में कोई इशू नहीं है, इशू सिस्टम में है। सिस्टम में इशू है, वो हमें ठीक करने हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि जो पुअर इंग्लिश बैकग्राउंड से लोग आते हैं उनको ये सिस्टम कहीं ना कहीं पेनलाइज करती है। तो और जो टेस्ट, मतलब जो स्टूडेंट्स का जो मगिंग पावर है वो ज़्यादा टेस्ट किया जाता है ओवर द माइंडसेट। कोई सी भी एग्ज़ाम के लिए माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। अगर कोई बच्चा है जिसने 23-24 की एज में इसको प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया और 27 की एज में इसको क्रैक कर दिया, तो 27 ईयर्स से लेके अपनी रिटायरमेंट तक वो इस देश को अच्छी सेवा दे सकता है। लेकिन सोचो गाइस, अगर कोई बंदा इन द एज ऑफ 31 या 32 सिस्टम को एंटर करता है, तो इतने 3-4 साल के गैप में कहीं ना कहीं उसका माइंडसेट, कहीं ना कहीं उसका बॉडी स्ट्रक्चर वीक हो जाता है।
एवरीवन नोज़ कि हम हमेशा फिट नहीं रह सकते, हम हमेशा हेल्दी नहीं रह सकते। तो जितने कम एज में, जितनी जल्दी से जल्दी हम लोग इस सर्विस में एंटर कर जाए उतना अच्छा होगा। ठीक है। तो फिक्सेस नीडेड क्या है पता है क्या, कि यहाँ पे एलिमिनेशन सेंट्रिक सिस्टम है करंटली। जो सिस्टम है वो एलिमिनेशन सेंट्रिक है, मतलब पहले ही टेस्ट में लाखों लाखों के बच्चे इवेल्युएट हो जाते, इवेल्युएट तो होते 1000 बोलो या 700 बोलो, उतने इवेल्युएट होते हैं, लेकिन बाकी के सब सिस्टम से रिमूव हो जाते हैं। लाखों की मतलब लाखों की ग्रुप में या लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स रिमूव हो जाते हैं। तो एज अटेम्प्ट रिफॉर्म्स विद सेफगार्ड्स, इंक्लूसिविटी टू प्रोटेक्ट मार्जिनल कम्युनिटीज़, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आगे चलते हैं गाइस कि अगर रिफॉर्म आते हैं तो रिस्क एंड चैलेंजेस क्या है रिफॉर्म्स के लिए। इलेक्टोरल ब्लैक क्लैश का रिस्क है, मतलब कटिंग एज और अटेम्प्ट्स अफेक्ट वोटिंग ब्लॉक्स। गवर्नमेंट को जो वोट्स आ रहे हैं, जो वोट बैंक्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं हिल सकते हैं। परसेप्शन ऑफ एलिटिसिज्म, मतलब जो इंग्लिश और अर्बन साइड की पॉपुलेशन है उनको ये सिस्टम ज़्यादा सपोर्ट करता है, ऐसा देखा गया है। और जो रिसोर्स गैप फिल करना है, जो रूरल और मार्जिनल कम्युनिटीज़ है उनको जो सपोर्ट मिलना चाहिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन में, उतना मिलता नहीं है। और पॉलिटिकल इकोनॉमी, यहाँ पे मैंने बताया है कि जो कोचिंग लॉबीज़ है और एस्पिरेंट्स के नेटवर्क्स है वो रजिस्ट करते हैं चेंजेस को। मतलब 50 साल में सिर्फ 2 बार ही रिफॉर्म्स आए हैं, तो ये रिफॉर्म्स अनइम्प्लीमेंटेड कैसे रह गए? तो कोचिंग लॉबीज़ की वजह से रह गए, एस्पिरेंट्स के नेटवर्क्स की वजह से हो गए, वोटिंग ब्लॉक्स अफेक्ट होते हैं उसकी वजह से हो गए। तो ऐसे सारे रीजंस है जिस वजह से ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। तो गाइस कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि अगर इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो गवर्नमेंट को बैकलैश फेस करना पड़ सकता है, कोर्ट केस फेस करना पड़ सकता है, मतलब लिटिगेशन एंड अनरेस्ट अमॉन्ग द एस्पिरेंट्स। क्योंकि एस्पिरेंट्स क्या कहेंगे कि हमारे टाइम पे ही तुमको ये चेंजेस करने थे क्या? लेकिन ये चेंजेस कभी ना कभी तो करने पड़ेंगे गाइस, ताकि इस सिस्टम को मॉडर्न वर्ल्ड स्किल सेट्स के साथ अलाइन किया जाए। आज आप सबको पता है कि एआई का ज़माना है, तो एआई के ज़माने में कैसे ये सिस्टम रेलेवेंट रह सकती है सब किसी के लिए, वो हमें देखना है। और अगर इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए तो क्या बेनिफिट है गाइस? रिड्यूसेस प्रिपरेशन फटीग, क्रिएट मोर रिप्रेजेंटेटिव कॉम्पिटिटिव सिविल सर्विस, अनलॉक डुअल एंट्री पाथ, मतलब यूथ भी आ सकते हैं, प्रोफेशनल्स भी आ सकते हैं, और अलाइन विद 21st सेंचुरी गवर्नेंस नीड्स। तो गाइस ये था एक प्रेजेंटेशन यूपीएससी 2.0 के ऊपर, मतलब क्या रिफॉर्म्स है और कौन ये रिफॉर्म लाना चाहता है। डी सुब्बाराव जो आरबीआई के गवर्नर कि जो आरबीआई के गवर्नर है उनकी साइड से जो ये प्रपोज़ल आया है। तो प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है गाइस कि यूपीएससी 2.0 क्या करना चाहता है, सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहता है, हाँ या ना? तो आंसर है हाँ, सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहता है। किसने इसको प्रपोज़ किया है? तो डी सुब्बाराव ने इसको प्रपोज़ किया है। तो इस एस्पेक्ट से आप इस टॉपिक को याद रखिए, आपके नोट्स में, आपके बुक्स में कहीं पे इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। And with this I will end this video and meet you guys in the next video. Thank you.